तो आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम जानेंगे भारतीय संविधान के अंतर्गत शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत के बारे में हम जानेंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है सेपरेशन ऑफ पावर अब्लिक शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को हम क्या कहते हैं। यानी यह सिद्धांत जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत जो स्वीकार किया गया है, यह सिद्धांत जो है फ्रांस के विधिशास्त्री जो हैं मॉन्टेस्क्यू हैं, उन्हीं का यह सिद्धांत है जिसको भारत में भी शामिल किया गया है। और यहाँ भारतीय परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत जब हम शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के बारे में जानते हैं, यहाँ पे देखेंगे शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो हम शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को तीन रूपों में हम स्टडी करते हैं, यानी इनका अध्ययन करते हैं। यानी हम अमेरिका के पक्ष में हम स्टडी करते हैं परिप्रेक्ष्य में, और दूसरा इंग्लैंड के परिप्रेक्ष्य में हम इसका अध्ययन करते हैं, और भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसका अध्ययन करते हैं कि कहाँ तक इस सिद्धांत को हम लोग भारत में स्वीकार किए हैं। आगे हम इसी क्रम में आपको हम बताना चाहते हैं जो शक्ति का मतलब यहाँ तात्पर्य होता है, यहाँ शक्ति का क्या तात्पर्य होता है। यानी यह जो शब्द लिखा है, यानी शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत का मतलब यह होता है, यहाँ शक्ति का मतलब होता है राज्य या संप्रभु सत्ताधारी। यानी राज्य का मतलब यहाँ क्या हो गया, सरकार। यहाँ क्या हो गया, सरकार। यानी शक्तियों का पृथक्करण उन्होंने, यानी मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और उन्होंने कहा कि जो शक्ति होगी, कोई भी शक्ति होगी, किसी एक ही व्यक्ति में निहित नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होगा, कोई भी, यानी अर्थात कहने का मतलब ये जो सरकार के तीनों अंग जिसको बोलते हैं, यानी सरकार को हम राज्य भी बोल सकते हैं। यानी सरकार, यानी ये शक्ति है, इनका डिनोट करती है राज्य से, और राज्य क्या है, सरकार है। तो ये सरकार जो शब्द है, यानी सरकार के जो तीन अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, यानी इन तीनों शक्तियों का जो है समावेश किसी एक व्यक्ति में निहित होना नहीं चाहिए। उन्हीं को बोला जाता है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। तो यह शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जो है, जब हम अमेरिका में के परिप्रेक्ष्य में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ बताया गया है शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के अंतर्गत। तो हम अन्य देशों की तुलना, यानी वहाँ की संविधान की जब हम तुलना करते हैं तो हमारे देश की अलग है और इंग्लैंड की अलग है। तो यानी यहाँ अमेरिका में क्या व्यवस्था की गई है कि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को पूर्णतः इसको लागू किया गया है। यानी जो राज्य की जो शक्ति होगी, यानी सरकार की जो तीनों शक्ति होगी, सरकार की कौन कौन सी है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, यानी इन तीनों शक्तियों का क्या होना चाहिए, पृथक्करण होना चाहिए। और कोई भी ये सरकार का अंग जो है किसी भी एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। न ही विधायिका कार्यपालिका में हस्तक्षेप करेगी, और न ही कार्यपालिका न्यायपालिका में, और न ही न्यायपालिका के कार्यों में विधायिका या कार्यपालिका हस्तक्षेप करेगी। यानी ये तीनों निकाय जो हैं, यानी तीनों जो सरकार की अंग हैं, अपना स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे। यानी पूर्ण रूप से अमेरिका में इसको स्ट्रिक्टली से इसे लागू किया गया है, इसीलिए इसे बोलते हैं शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। अब हम जानेंगे इंग्लैंड के परिप्रेक्ष्य में क्या किया गया है शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के अंतर्गत जो है। तो यानी इंग्लैंड के अंतर्गत जो है शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के अंतर्गत ये किया गया है, जो विधायिका के सदस्य होंगे, यानी कहने का मतलब जो विधायिका का मेंबर होगा वो कार्यपालिका का भी मेंबर होगा, वहाँ पे ये स्वीकार किया गया है। लेकिन वहाँ पे क्या किया गया है, न्यायालय का जो भी मेंबर होगा वो कार्यपालिका का ही सदस्य होगा। यानी वहाँ का चांसलर, यानी जो देश का प्रधानमंत्री होता है, यानी चांसलर जो होता है, वो कहीं न कहीं जो है, यानी वो कार्यपालिका का मेंबर होते हुए भी वो कार्यपालिका का, यानी न्यायपालिका का प्रधान, यानी वो चांसलर हो जाता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, शक्तियों का पृथक्करण नहीं हो पाता है। कहीं न कहीं सरकारें जब एक दूसरे से ये मिलती जुलती रहती हैं, एक दूसरे के कार्यों में, कोई भी संस्थाएं जो हैं अगर एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप करती हैं तो ऐसी स्थिति में विकास भी संभव नहीं हो पाएगा। और एक ही व्यक्ति में अगर ये सत्ता तीनों निहित कर दी जाती है, यानी शक्ति तीनों निहित कर दी जाती है, तो वह व्यक्ति जो है तानाशाह और निरंकुश हो सकता है और अपना डिक्टेटरशिप चालू कर सकता है, और वो जो चाहे वही वो कार्य करना शुरू कर देगा। इसीलिए ये शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत, यानी मॉन्टेस्क्यू के सिद्धांत को जानना जरूरी है। लेकिन अब हम जानेंगे, यानी ये इंग्लैंड के परिप्रेक्ष्य में है कि विधायिका का जो सदस्य है वहाँ पे क्या है, कार्यपालिका का मेंबर हो सकता है। भले ही अब यहाँ पे क्या किया है, कार्यपालिका का मेंबर जो है विधायिका का नहीं, लेकिन कार्यपालिका का मेंबर जो है न्यायपालिका का सदस्य हो सकता है। तो यानी चांसलर माने इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जो है न्यायपालिका के वो क्या होता है, प्रधान भी होता है। तो वहाँ पे ये न्यायाधीश के रूप में भी कार्य करता है। लेकिन
भारतीय जब परिप्रेक्ष्य में जब हम पढ़ते हैं तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में क्या किया गया है कि यहाँ पे इंडिया में जब हम स्टडी करते हैं, इसको भारत में शामिल किए गए हैं, तो कुछ मामलों में हम अमेरिका को भी ध्यान में स्टडी किए थे, इंग्लैंड को भी ध्यान दिए थे। और ऐसी स्थिति में जब हम भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम स्टडी करते हैं यानी अध्ययन करते हैं शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को, तो कहाँ तक इसको हम इसको लागू किया गया है, तो कुछ आंशिक रूप से जो है हम लोग यानी इंग्लैंड के संविधान को आंशिक रूप से हम भारत में यानी शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है यानी भारत इंग्लैंड में जो है, जो हम इंग्लैंड का जो सिद्धांत है उसको हम भारत में जो है आंशिक रूप से लागू करते हैं। यानी यहाँ बताया गया है भारत के अंतर्गत जो बताया गया है, जो विधायिका के जो सदस्य होंगे वो कार्यपालिका के भी सदस्य हो सकते हैं, भारत में ये बताया गया है। यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत जो विधायिका के सदस्य होंगे कार्यपालिका के सदस्य हो सकते हैं, किंतु यहाँ भारत में ये कहा है कि न्यायपालिका एकदम बिल्कुल क्या है, पृथक है। भले ही वो क्या है, सरकार का क्या है, अंग है, लेकिन इसको क्या किया गया है, पृथक किया गया है। भारत में इसको इस रूप में स्वीकार किया गया है। तो यानी हम ये जानेंगे यानी इन शक्तियों का पृथक्करण से क्या आशय होता है, तो यानी राज्य की शक्तियों का पृथक्करण होता है, यानी सरकार के तीनों अंगों का क्या होना चाहिए, पृथक्करण होना चाहिए, यही डिनोट करता है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है हम इस मॉन्टेस्क्यू के सिद्धांत को यही पूछेगा कि कहाँ तक हम इसको सुसंगत मानते हैं, यानी इसकी प्रासंगिकता के बारे में समझाइए। तो यानी ये आपको मैंने डिटेल में बता दिया है। तो मैं अब यही चाहूँगा कि मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी बच्चे हैं तैयारी कर रहे हैं पीसीएसजे का या आईएएस का या पीसीएस का, तो मेंस में भी आता है और प्री में भी कहीं न कहीं से इससे क्वेश्चन बनता रहता है, बैंक एसएससी रेलवे में भी आता रहता है। तो ये चीज़ें हैं, संविधान जो है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, इसीलिए इसको अच्छे से पढ़िए, बहुत सरल भाषा में समझाऊंगा। और रखने से पूर्व मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।